अगर देखा जाए, हर अभिभावक, हर युवा की चाहत होती है कि उसको सरकारी जॉब मिले। हालांकि अगर देखा जाए, इस वर्ग की चर्चा जब बजट आता है तब होती है, जनसभाएं होती हैं तो इस वर्ग को छोड़ा नहीं जाता, और चुनाव अगर हैं तो बेरोजगारों की बात तो हर नेता करता है। और यह भी दावा किया जाता है, वादा किया जाता है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको लाखों में रोजगार दिया जाएगा। हालांकि सरकार बनने के बाद में स्थितियां क्या होती हैं ये तो बेरोजगार भी जानते हैं, और वो वादे पार्टियों को तो याद रहते हैं, लेकिन फिर उनकी गलियां क्या निकाली जाती हैं ये भी राजनीतिक जो नेता हैं या फिर सियासत के जो बड़े चेहरे हैं वो जानते हैं। इसी तमाम मुद्दों को आज चर्चा का विषय हमने यहाँ पर लिया। खास खबर में डिबेट करेंगे और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि सरकारें रोजगार नहीं दे पाती। सरकारी रोजगार कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कुछ मैनेज हो और युवाओं को अगर वहां पर डाइवर्ट किया जा सके तो कुछ खुशहाल स्थिति देश की भी हो सकती है और प्रदेश की भी हो सकती है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से शैलेंद्र दबाई जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, और बेरोजगार संगठन से अगर उपेंद्र यादव जो है इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, राजस्थान ही नहीं, केंद्र में अगर देखा जाए, क्योंकि राजस्थान से अगर देखा जाए, आज एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और केंद्र को चिट्ठी लिखी, मांग रखी कि देश में जिस तरह की स्थिति है अच्छी नहीं है, और आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हो, क्या कुछ हल निकल सकता है? क्योंकि बेरोजगारी बड़ा इश्यू है और कोरोना के बाद में तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चैलेंजिंग भी है। मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप बेरोजगारी दर की बात करेंगे तो राजस्थान में बेरोजगारी की 10-32% से ऊपर है, जो कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। केंद्र में बेरोजगारी की दर जो है वो 7.6% है। आप देखिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब 8 सालों में कांग्रेस सरकार ने 6,19,000 पदों पर नौकरियां दी थी, और उन्हीं 7-8 सालों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 7 लाख नौकरियां पदों पर 7 लाख पदों पर नौकरियां दे दी हैं। और आपने अभी देखा होगा 10 लाख नौकरियां जो है अभी विज्ञापित की गई हैं, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो जो यूपीए के टाइम से एनडीए के टाइम पे नौकरी ज्यादा दी जा रही है, लेकिन राजस्थान में अगर आप बात करते हैं तो राजस्थान में बेरोजगारी की हालत यह है कि आप देखिए हर 2-3 महीने में औसतन आप देखिए जो विभिन्न भर्तियों को लेकर जो हमारे बेरोजगार युवा है वो शहीद स्थल पर आते हैं, रोडों पर आते हैं, और आपने देखा होगा विधानसभाओं में कई बार घेरने की कोशिश की गई है। उपेंद्र यादव जी बैठे इनके नेतृत्व में, आपने देखा होगा कई बार घेराव किया गया है, कई बार इनको यूपी जाके आंदोलन करना पड़ा है। अभी जाके इन्होंने मार्च निकाला, दांडी मार्च निकाला, और गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरी तरह से जो राजस्थान की सरकार है वो बेरोजगारों को नौकरी देने में, उनको भत्ता देने में पूरी तरह से फेल हो गई है। आप देखिए अब तक 3.25 साल में 85 से 90 हजार के लगभग ही पदों पर नौकरियां दी जा चुकी हैं, और 1 लाख नौकरियां को तो पता ही नहीं है कि उनका क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि नौकरियां क्यों नहीं राजस्थान में बेरोजगारी दर ज्यादा है, इसका भी आपको आकलन करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि एक लाइन जो हमेशा घोषणा करती है, जो राजस्थान की गहलोत सरकार है, वो हमेशा बजट में घोषणा करती है कि हम 1 लाख पद निकाल रहे हैं, हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और उन वो रोजगार जो है वो दे नहीं पाती है, और वो भर्तियां जो है वो कभी धरातल पर नहीं आती हैं। और जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो यही इनका मुख्य कारण जो अगर आप देखेंगे वो यह है कि हमारे यहाँ पेपर लीक, इतना बड़ा माफिया यहाँ पनप चुका है कि जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, चाहे रीट पेपर की बात हो, एसआई की हो, आरएस की हो, पटवारी की हो, लाइब्रेरियन की हो, तमाम भर्तियां जो है पेपर लीक के कारण आप देखिए
फंस जाती हैं और उसमें बेरोजगार युवाओं के साथ जो धोखा होता है, उनको जो इतनी मेहनत वो करते हैं, उनको खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और आप देखिए लगभग 15 से ज्यादा बड़ी भर्तियां हैं जो बेदाग नहीं रही हैं। आप देखिए उनमें कहीं ना कहीं दाग रहा है। अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ियां देखी गई होंगी, आपने देखा होगा कई बार विज्ञापन में और जो भर्तियों के नियम होते हैं उनमें विसंगतियां होती हैं, जिसके कारण भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। तो ये तमाम कारण है। और दूसरा कारण फर्जीवाड़ा। आप देखिए फर्जीवाड़ा भी बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में पनप रहा है। आप देखिए फर्जी सर्टिफिकेट्स, आप देखिए फर्जी प्रमाण पत्र, मार्कशीट, डिग्री, ये सब तमाम बातें। तो ये सब चीजें मिलाकर आज बेरोजगारी की दर राजस्थान में भयावह स्थिति पे है। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा शिक्षित बेरोजगार युवा है वो सड़कों पर है। आप देखिए 3.25 साल में हर 2-3 महीने में औसतन कोई ना कोई भर्ती को लेकर हमारा युवा सड़कों पर होता है, आंदोलन रहता है। लेकिन शैलेंद्र जी, इसमें एक सवाल मेरा है। 2012 आपने जो आंकड़े गिनाए थे, 2012 में लगभग 29% से ज्यादा रोजगार युवाओं को दिया जा रहा था। 2018 की स्थिति 20% के आसपास है और कोरोना के बाद में इसमें गिरावट भी आई है। दूसरी चीज, ये सियासत के शिकार हो रहे हैं बेरोजगार। आप यहां पर विपक्ष में तो मुद्दा उठा रहे हैं, एमपी के अंदर आप ही की पार्टी की सरकार है, वहां पर बेरोजगार पर लाठीचार्ज होता है तो कांग्रेस वहां पर सवाल उठा रही है। आप सियासत तो कर रहे हैं बेरोजगार के साथ में, लेकिन भला कैसे होगा? कोई रास्ता ऐसा कोई बन पाएगा कि इन बेरोजगारों को जो डिमांड कर रहे हैं, बेरोजगार ये नहीं कह रहे हैं कि उनको महल बनवा दीजिए, उनको जमीन दे दे सरकार। बेरोजगार की तो एक ही आवाज है कि सरकार किसी भी तरह से, ऐसा भी नहीं कि सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब जितने हैं उतने दो, लेकिन सरकारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इस तरह के जॉब के अवसर बनाए जाए, वहां पर युवाओं को जो है बड़ी संख्या में जो इंतजार कर उनको खपत वहां पर की जा सके। आप राजस्थान से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में अगर देखा जाए, राजस्थान बेशक आपने जो आंकड़े यहां पर बताए कि बेरोजगारी दर के अंदर दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? और दूसरे नंबर के बाद में जो काउंटिंग शुरू होगी शायद उसमें भी आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर आपकी पार्टी की सरकार है। क्या किया जा सकता है? कोई रास्ता ऐसा है? राजस्थान के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर काम करने की और भी जरूरत है। शैलेंद्र जी, नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी दर बढ़ने के क्या कारण है कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाती। आप घोषणाएं तो कर देते हो बजट में कि भाई हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 1.5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आप ना तो पेपर लीक को रोक पाए हो, ना आप फर्जीवाड़ा रोक पाए हो, ना आप नकल रोक पाए हो, कानून बनाने के बाद भी नकल आप नहीं रोक पाए हो। तो भर्तियों की विश्वसनीयता कहीं कहीं खोती जा रही है। जो भर्ती एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से पारदर्शिता से काम नहीं करती हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियां होती है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के अलावा, जैसे आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने कई योजनाएं चलाई। जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट 2015 में एक अभियान चलाया गया, उसके तहत आपने देखा होगा कई युवाओं को रोजगार दिया गया, उनको स्किल्ड, इस तरह से स्किल्ड किया गया, प्रशिक्षित किया गया कि वो अपना खुद का काम कर सकें। और इसी तरह से एक योजना और चल रही है, केंद्र की कौशल विकास योजना, उसके तहत हमने कम से कम 2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है और ट्रेनिंग देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं वो रोजगार लेकर अपनी एक बहुत बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारी सवाल यही है कि आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप एमपी के अंदर इनकी सरकार है, वहां सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं ये आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत अच्छा मुद्दा है। बेरोजगारों की जो अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसकी बात जरूर उठनी चाहिए, लेकिन जैसे कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो अपने दौरों के अंदर क्या वादे करते थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को दिए जाएंगे। 8 साल का एवरेज होना चाहिए था 16 करोड़। पिछले दिनों संसद के अंदर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर बोला गया है कि 8 सालों के अंदर 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई की थी सरकारी नौकरी के लिए और मिली कितनों को? 7.5 करोड़, 7.5 लाख लोगों को, मात्र 7.5 लाख लोगों को। तो आप देखिए ये जो जुमला आप 8 साल में ये भी नहीं दे पाए थे। आप तो 6 लाख नौकरियां दे पाए थे प्रतीक जी, याद करो 8 साल में। हमने तो आपसे ज्यादा दिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो आप मेरी बात सुनो पहले पूरी, उसके बाद बोलना आप, है ना? क्योंकि अब आपके ऊपर बात आ रही है। आपने वादा क्या किया था? वादा किया था कि नहीं किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का? जब 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का मैं आपको याद दिला रहा हूं, इसीलिए मैं डेटा याद दिला रहा हूं कि आपकी जब यूपीए सरकार थी 8 साल में आपने 6 लाख पदों पर नौकरियां दी थी। जी प्रतीक जी, लगता है शायद तकनीकी खामी के चलते प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। उपेन यादव से इस दौरान बात कर लेते हैं। उपेन, संघर्ष बेरोजगारों का आप कर रहे हो, राजस्थान में जो मांग रहे हो, लेकिन अहमदाबाद तक का रुख आपको करना पड़ रहा है। क्या लगता है बेरोजगार की आवाज को सुना जाएगा? क्योंकि ये राजस्थान की समस्या नहीं है, ये पूरे
देश की समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एक मिनट उपेंद्र से ले लेता हूँ। जी उपेंद्र। देखो अनिल जी, बात ऐसी है कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था और साथ रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। सवाल ये उठ रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि इस बार युवाओं के लिए बजट लाया जाएगा, तो हम पूछ रहे हैं कि पहले बजट की घोषणा 2100 पदों पर पंचायत राज जैन है और 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक ITI कॉलेजों में। पहले बजट की घोषणा आज भी अधूरी है, वो कब पूरी होगी? उसी मांग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान भीलवाड़ा में भी आया था कि गुजरात में तो सैलरी भी नहीं मिलती। जो मित्र ऑपरेटर है उनको 2018 के बाद 1 रुपए भी नहीं मिला। वो इनकी VC, उनकी कार्य योजना को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अरबों रुपयों का घपलावा, एक बार नहीं 2 बार आदेश हुए हैं और उनसे बायोमेट्रिक ली जाती है। इसके अलावा आपने विशेष शिक्षकों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, प्रेस नोट जारी हुआ था, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो 3-4 हजार पद खाली रह गए, उन पदों को भरने की मांग है। 1 लाख पदों पर पिछले बजट की घोषणा हुई, लेकिन उनका वर्गीकरण आज तक नहीं हो पाया कि वो कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी। चिकित्सा विभाग क्या बात करते हो, तो पिछले 7 महीने से एजेंसी तय नहीं हो पाई इनसे और नहीं विज्ञप्ति जारी हुई। रेडियोग्राफर, ECG, जो भी CHO तमाम भर्ती होगी। और हालात यह है कि जितने पेपर लीक हुए, दिसंबर 2019 में पेपर लीक JN लाइब्रेरियन का हुआ, दिसंबर 2020 में JN का हुआ, रीट का हुआ, कांस्टेबल का हुआ। राजस्थान में एक रिकॉर्ड बना है, लेकिन फिर भी जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अच्छा किया, हमने धन्यवाद दिया, हमने समर्थन दिया, साथ थे। लेकिन हालात यह बने कि राजस्थान में हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो जून महीने में 1 नहीं 4 मुकदमे दर्ज करके हमें जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ना मंत्री सुनना था, ना अधिकारी सुनना था। तो आपका आवाज राजस्थान के उठा रहे हो, राजस्थान में आवाज उठानी चाहिए थी, यहाँ मिलना चाहिए था। गुजरात जाने का क्या इसमें कोई तुकबंदी यहाँ पर बैठती नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब वार्ता की बात कह रहे हो कि मुझे मुख्यमंत्री से वार्ता करनी है, वार्ता होगी तो आंदोलन पीछे ले लेंगे। ऐसी क्या स्थिति है बनी कि गुजरात जाकर वहां पर दांडी मार्च निकालने पड़ी? क्योंकि बेरोजगारों की आवाज जो है वो राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज उठाई जा रही है। अनिल जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, नहीं मिल रहे थे, धरना प्रदर्शन भी अनुमति नहीं दे रहे थे। आखिरकार हम क्या करते जो इन्हें के वादे नहीं पूरे करेंगे? यहाँ चुनाव में 11 मंत्रियों की ड्यूटी लगाएगी, यहाँ चुनाव या 10 लाख के वादा कर रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, राजस्थान का मॉडल लागू करेंगे। तो राजस्थान में जो पहले बजट की घोषणा कौन पूरा करेगा? जो मंत्रियों ने लिखित समझौता किया था वो मांगे पूरी कौन करेगा? लखनऊ समझौता वो मांगे पूरी कौन करेगा? अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4 घंटे की इंटर्नशिप लागू कर दी, तो तमाम मांगों के लिए हमने आंदोलन किया, तो मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया। यार नहीं सुनेगी तो हमने दांडी यात्रा निकाली, और दांडी यात्रा भी निकाली उससे पहले 2 महीने पहले हमने चेतावनी दे दी थी। 21 अगस्त को भी आके चेतावनी दे दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मई में आंदोलन किया, जून में आंदोलन किया, 13 सितंबर को किया, 22 सितंबर को किया, 30 सितंबर को किया। लगातार हमने आंदोलन करके चेतावनी दी, शपथ ली हम जाएंगे गुजरात। इनको वार्ता करनी होती तो रोकना चाहिए था, बुलाना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए था। जब नहीं सुनेगी, मुकदमे दर्ज कर दिए, तो आखिरकार हम क्या नहीं करते? फिर मजबूरी थी हमारा यहाँ आना। चलिए प्रतीक जी से शायद संभव है कि प्रतीक जी आपकी मुलाकात करवाएं। प्रतीक जी, ये बेरोजगारों की पीड़ा है, राजस्थान की आवाज इन्होंने रखी। हालांकि देश भर के अगर बेरोजगार देखें, उन्हीं की भी कुछ इसी तरह की पीड़ा होगी। हो सकता है कि वहां सरकार कुछ अलग होगी, दूसरी पार्टी की सरकार होगी, लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर पहुंचती है तो शायद इग्नोर भी किया जा रहा है। तो इन बेरोजगारों की आवाज को बुलंद कैसे किया जा सकता है? क्योंकि चुनावी मुद्दे और घोषणा पत्र में, बजट में भी इनका जिक्र होता है। प्रतीक जी सुन पा रहे हैं? शायद प्रतीक जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन तक दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अक्सर बेरोजगारों को लेकर सियासत हम देखते हैं और ये भी आरोप लगते हैं कि अगर किसी पार्टी की सत्ता में है तो उसके विरोधी जो पार्टी है उसके साथ मिली भगत होने की आरोप कहीं ना कहीं कई बार लगते रहे। संघर्ष के अगर दौरान देखा जाए, बीजेपी की सत्ता है तो कांग्रेस का तमगा तमाम बेरोजगारों पर लगा दिया जाता है और ये आवाज कहीं ना कहीं बेरोजगार भी उठाते हुए दिखते हैं। शैलेंद्र जी से बात करें। शैलेंद्र जी, पिछली बार भी हमने देखा था, हालांकि रोजगार के आंकड़े देखें, रीट जैसी परीक्षा, इस समय पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं पिछली पार्टी में भी अगर देखा जाए, पिछली सरकार में भी अगर देखा जाए, चैलेंजिंग रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो बेरोजगार युवा है वो ठगा गया है। ये स्थितियां रिजल्ट को लेकर देख लें, रिजल्ट आता है तो कोर्ट में जाने की नौबत आ जाती है, चैलेंजिंग वहां पर हो जाता है, या कोर्ट में जाकर जो भर्ती है वो ठहर सी जाती है। तो यहाँ पर तो शायद सियासत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष को एकजुट मिलकर अगर यहां पर बेरोजगारों को आगे बढ़ा जाएंगे तो लगता नहीं कि आपको कि राजस्थान की एक खुशहाल तस्वीर भी यहां पर हो सकेगी?
अनिल जी, आप देखिए, बिल्कुल आपकी बात से कहीं पूछते मैं सहमत हूं, लेकिन आप एक अगर बात देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पेपर लीक हुए थे वो इतने व्यापक पैमाने पे नहीं हुए थे, और उनको कंट्रोल करके और जो हुए थे। सेंटरों पे नहीं गड़बड़ी देखो, हुई थी। स्थितियां अलग मेरी हैं, बात तो मैं सुनिए। समझता हूं नहीं आपकी नहीं, बात को। आज आप देखिए माफिया पनप चुका है। आज राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम पे माफिया पनप चुका है, पेपर लीक माफिया। अब वो पेपर लीक माफिया का पूरा रिकॉर्ड देखा है कि किस तरह से आपने देखा होगा सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी, बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार है, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और ये तमाम, और सरकार को अब एक रद्द करनी पड़ी लेवल 2। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बात सही है, तभी तो आप देखिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। कोई भी भर्ती हो, मैंने आपको बताया ना 15 ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां मिली है और वो पूरी तरह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी खुद माना था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां दी थी, आप देखिए। और आज ये राजस्थान की जनता जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको ये 1 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाई है गहलोत सरकार। और 1 लाख नौकरियों को बोलते हैं वर्गीकरण में है, और 1 लाख पाइपलाइन में उनका पता नहीं है। 1 लाख घोषणा करेंगे, 1 लाख नौकरियों को, उनका वर्गीकरण नहीं है, कैलेंडर नहीं है। आप देखिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। युवा तैयारी करे तो क्या करे, क्या 5 साल तक तैयारी करता रहे? कितना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है युवा। आप देखिए राजस्थान का युवा किस तरह बेकदर है कि उनको राजस्थान में सुनी नहीं जा रही है। अगर नौकरी मांगते हैं तो लाठी मिलती है, जेल मिलती है, इनको धुतकार दिया जाता है। आप देखिए शहीद स्थल का क्या हाल होगा। जो एक वादा और इन्होंने किया था अनुबंधों को नियमित करेंगे, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता का इन्होंने बताया उपेंद्र जी ने कि उसमें कंडीशंस डाल दी, और आपने बेरोजगारी भत्ता भी युवा को नहीं दिया जो आपने वादे किए थे। तो उस तरह से आज जो युवा है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है। इसलिए आप देखिए यूपी हो, गुजरात हो, वहां उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं प्रतीक जी से जवाब दिलवा देता हूं। पहले तो प्रतीक जी, एक तो शैलेंद्र जी का कहना है कि माफिया पनप गया है। पिछली सरकार में पेपर आउट हुए लेकिन इतनी संख्या में नहीं हुए। इस समय पेपर लीक का गिरोह इतना सक्रिय है कि किसी भी तरह की परीक्षा हो राजस्थान में उसका पेपर लीक होता है। दूसरी तरफ उपेंद्र यादव का आपने सुना कि उनकी कह रही आवाज नहीं पहुंच पा रही है सरकार तक। आपके प्रयास, क्योंकि क्या लगता है बेरोजगारों के लेकर बड़ी घोषणाएं राजस्थान में भी हुई थी, अब क्यों आवाज नहीं सुनी जा रही? राजस्थान के बेरोजगारों को गुजरात तक जाना पड़ा। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के पहले भी इसके ऊपर इनसे बात करी है, आगे भी हम बात करने के लिए तैयार है। उपेंद्र जी यहाँ आए, हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अभी मैंने बात उठाई थी कि आप ये देखिए हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दे दी। नौकरी खुद नौकरी देते नहीं है, उसके बाद में बात करते हैं आप दूसरी जगह चले जाइए। और लोगों को रोजगार देने के लिए आप देखिए अब जो राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो लगातार कम हुई है। जुलाई में कुछ और थी, अब कुछ और है, और आगे भी जिस तरीके से इन्वेस्ट राजस्थान हुआ है और हमारी चीजें चल रही हैं, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर हम 3 से 4 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। तो अब ये बेरोजगारों के लिए सिर्फ यही तो कर सकते हैं। और उपेंद्र जी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आइए, आपका स्वागत है, आपसे बैठ के बात करेंगे। अगर कोई भी अगर किसी भी तरीके की प्रतीक जी आप सही, आपने एक बात कही, आपसे पहले भी आपके एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस सरकार को गांधीवादी सरकार बताया जाता है। आप कहते हैं कांग्रेस नेता कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन हमने दांडी यात्रा उसी विचारधारा से निकाली। लेकिन आज 9वां दिन है, मुख्यमंत्री जी ने और या सरकार ने किसी ने सुध नहीं ली, और करीब इसमें बेटियां भी सड़कों पर है। कम से कम एक बार बात करनी चाहिए थी, कम से कम एक बार उनको कहना चाहिए था कि आप आइए, आप राजस्थान आइए, राजस्थान में बैठ के ही आपकी समस्याओं का हल होगा। आपका समस्याओं का हल अहमदाबाद जाकर के नहीं होगा। तो आप आइए, आपकी समस्या मुकदमे मिल रहे थे राजस्थान में, मुकदमे लाके मिले तो फिर कहाँ हल होता? क्यों गए आप? आपने पता क्यों गए? क्या किया आपके साथ में? वहां पे भी तो आपके साथ यही हुआ है ना। तो हम तो कह रहे हैं आप आइए यहाँ पे, आप यहाँ आकर के आइए, बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और राजस्थान की सरकार रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है युवाओं को, इसलिए लगातार सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और आप देखिए जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर के अभी तक जो अच्छा, मुझे बता दीजिए प्रतीक जी, मुझे बता दीजिए समिट जो राजस्थान हुआ, उम्मीद है कि 10 लाख का जो वादा यहाँ पर किया गया है, उम्मीद है जो स्कूल है वो पेपर लीक 11 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में होगा। उसके बाद में ये जो जॉब है वो क्रिएट अगर यहाँ पर होती है तो राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन धरातल पर कितने हैं? क्योंकि बीजेपी पहले सवाल खड़ी कर रही है कि जो समिट के अंदर एमओयू है उतने शायद 25% या 20% भी धरातल पर आए या नहीं है। लेकिन हम शुभकामनाएं देंगे, जरूर होना चाहिए, और राजस्थान की जो तस्वीर है शायद यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रतीक जी, एक सवाल और है यहाँ पर। एमपी में आप सवाल खड़े करते हो वहां की सत्ताधारी पार्टी पर, यहाँ पर अगर बेरोजगार आंदोलन करता है तो उसके ऊपर तमगा विपक्ष का क्यों? क्या लगता है आपको कि इसमें भी शायद राजनीतिक दलों को? हम तो बोल रहे हैं ना, मैंने तो अभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने तो अपील की है, आप आइए, राजस्थान आइए, जयपुर में आइए,
बैठ करके मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल होगा, आप निश्चित रहिए। अरे प्रतीक जी, गहलोत सरकार से जो समझौते हुए उन समझौतों को लागू करा दो, अपने आप आ जाएंगे सब। प्रतीक जी, शायद आपकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पा रही होगी, बता दीजिए एक दो तस्वीर। आप कह रहे हो आ जाइए, बैठ जाइए, कम से कम ये तो बता दीजिए हम कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। लाठियां खाइए, जेल गए, मजबूरी में है, मैं शौक नहीं है अहमदाबाद आने का, अहमदाबाद आने का शौक नहीं है, इतनी लाठियां खाई, मुकदमे खाए, मजबूरी में आए यहाँ पे, मजबूरी में आए, पैदल चले 150 किलोमीटर, छाले पड़े, सड़कों पे सोए, मजबूरी में आए। नहीं, बिल्कुल आपकी तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अपने और भाइयों के लिए भी तो आवाज उठाइए। आप केंद्र सरकार में जो समर्थन आपको दिया था, समर्थन कांग्रेस को दिया था, बीजेपी को नहीं दिया था। उनकी पीड़ा है, कांग्रेस को दिया था। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊं, बेरोजगारों की एक पीड़ा है उपेंद्र, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शायद बेरोजगारों की आवाज आप उठा रहे हो और एक पीड़ा भी है आप लोगों की, शायद सरकार ने आपको नहीं बुलाया, लेकिन वो तस्वीर अलग है कि आप कई बार शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की है और मुलाकात कुछ मांगे ऐसी भी होंगी, जरूर होंगी जो आपकी मांगे मानी भी गई। सरकार का एक ये भी कहा जा सकता है कि कुछ क्राइटेरिया है, लिमिटेशन भी है, कितनी भर्तियों को वहां पर निकाला जा सकता है। आपकी मांगों पर शायद आज की डिबेट के बाद में नहीं होना चाहिए अनिल जी, जो कहे वो सरकार को करना चाहिए और बेरोजगारों की आवाज क्या वो बुलंद करेंगे, लेकिन राजस्थान को बताइए बदलने के लिए पहल क्या हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो एक ग्राफ है बेरोजगारी में वो बड़ा है। यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, समिट की जा रही है, समिट के धरातल पर लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उन तमाम बेरोजगार रोजगार मुहैया कराएंगे। अनिल जी, मुझे आप एक बात बताइए, कदम तो सरकार ने उठाए, शायद उसके बाद में जो कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है उसके बाद में भी लगाम नहीं लग पा रही है, उसके बाद में भी स्थितियां कुछ यहाँ पर जो पेपर लीक वाली वो अलग नजर आ रही है। तो इसके ऊपर कांग्रेस के नेता स्कूल से पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता जेल में जा रहे हैं, तो कैसे पेपर लीक रुकेंगे बताइए आप। और सवाल यह है कि पहले बजट की घोषणा पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बजट युवाओं के लिए लेके आएंगे, तो पहले 3.5 साल बीत गए, वो मांग पूरी होनी चाहिए। लखनऊ से बुलाया, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी के बाद प्रेस नोट जारी हुआ, वो मांग पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जवाब दिला दो प्रतीक जी, कैसे होगा, क्योंकि लीक वाली जो प्रकरण है वो शायद लगाम नहीं लग पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो भी इसके अंदर दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चाहे कार्रवाई हुई है, वैसे कार्रवाई हुई है और तमाम जो बिली भगत वाले थे उन पर एक्शन हुआ है, लेकिन अगर घटनाएं रुकेंगी नहीं तो एक्शन करने से शायद बेनिफिट नहीं आ पाएगा। जो एग्जाम यहाँ पर ली जा रही है उसको सफलता से अगर लागू नहीं हुआ, सफलता से वो परीक्षा नहीं हो पाई, जो योग्य जो एक तरह से कैंडिडेट है अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डिमोलाइज हो जाता है वो युवा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप परीक्षा को जो घपला रोकने के जितने प्रयास हो सकते हैं सरकार वो सारे प्रयास कर रही है, और अगर फिर भी ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करने से एक नजीर पेश होती है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कृत्य ना करे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, उपेंद्र जी से मेरी ये मांग है या फिर आप सलाह मान लीजिए, मैं कह रहा हूं आप अपने जो आंदोलन अगर आप राजस्थान के बेरोजगारों का उठा रहे हैं तो आप साथ साथ हिंदुस्तान के बेरोजगारों का भी उठाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी कांग्रेस ने समर्थन दिया था, आपके पक्ष में गया था और पिछले 5 साल बीजेपी में लटकाए। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, शैलेंद्र जी हाँ बताएं आपको। शैलेंद्र जी देखिए, आप आइए ना, तो हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, आप आए आपसे बात करेंगे, आप जाकर अनिल जी, शिक्षित बेरोजगार युवाओं का विश्वास राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार से उठ चुका है। अगर इनको विश्वास कायम करना है बेरोजगार युवाओं का, शिक्षित बेरोजगार जो विश्वास खत्म हो चुका है, तो इनको जो समझौते हुए थे कि जो गहलोत सरकार ने समझौते किए थे उन समझौतों को लागू कर दो। अपने आप देखना विश्वास जागृत होगा, ये आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप जो समझौते किए वो तो पूरे कर ही नहीं रहे हो, और जो घोषणाएं आपने कर रखी है और जो वादे इनसे आपने किए वो प्रतीक जी ये आप करवा दीजिए, समझौतों को लागू करवा दीजिए, अपने आप ही आ जाएंगे। विश्वास कायम करिए पहले युवा रोजगार के साथ। आप तो कह रहे हैं कि हम बजट में युवाओं को समर्पित कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। युवा तो बेचारा सड़कों पे लाठियां खा रहा है, उनके हालात खराब है। आप देखिए किस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में जाकर। आप लोग कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि राजस्थान में आके बात करो, अरे आप उनका विश्वास हासिल करो ना, समझौते की बात करने क्या बात है। शैलेंद्र जी एक चीज, शैलेंद्र जी लेकिन आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, आज देशव्यापी अगर आंकड़े देखे ले जाए तो 17% के करीब पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। ग्रेजुएट, जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया और ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो युवा भी रोजगार की तलाश में। ऐसा नहीं है राजस्थान की स्थितियां हैं, पूरे अगर देश की देखी जाए तो ये भी भयावह स्थितियां हैं। आपको लगता है कि गहलोत सरकार के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि देश की स्थिति और खुशहाल हो?
अनिल जी, आप देखिए कोरोना काल में 2 साल कोरोना में निकले हैं और आज जो भयावह बेरोजगारी दर है उसमें आपने देखा होगा कि राजस्थान स्टेटों में ज्यादा है। वहां आपने देखा है कि 7.6% की हम बात कर रहे हैं, आज तो 4 गुना है। राजस्थान में तो 4 गुना है, हरियाणा में बिल्कुल है, हरियाणा में स्वीकार कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वहां बिल्कुल कोशिश हो रही होगी। लेकिन आप राजस्थान की बात कर रहे हो, आज राजस्थान के युवा जो है बेरोजगार युवा वो आंदोलनरत है। प्रतीक जी, हरियाणा के राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में बेरोजगार युवा यूपी और गुजरात में है। आपने उनके साथ समझौते किए, उन समझौतों को लागू कराओ पहले आप। सिर्फ ये कहने से आपको ये कहने से कि आप यहाँ आ जाओ और बात कर लेंगे, बात तो कई बार किए, कई बार मंत्रिमंडल के साथ धक्के मिलते हैं, लाठियां मिलती हैं, मुकदमे मिलते हैं। पढ़े लिखे जो बेरोजगार हो रहे हैं उन तक कुछ रोजगार की राह सुलभ हो, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं है उनका अगर बेरोजगारी का ग्राफ देखा जाए काफी कम है। लेकिन जो युवा ग्रेजुएट कर लेता है, कुछ ट्रेनिंग ले लेता है, वो स्पेसिफिक रोजगार चाहता है, उनकी स्थिति गंभीर है। केंद्र के स्तर पर भी कुछ प्रयास वहां पर होने चाहिए, क्योंकि कोरोना का साइड इफेक्ट मानते हैं, कोरोना की जो स्थितियां रही है, बेरोजगारी का आंकड़ा उससे भी कुछ बढ़ा है, लेकिन अब तो स्थितियां कुछ माकूल हो गई हैं, संक्रमण भी कम हो गया, एक रफ्तार सरकार की बिल्कुल अनिल जी, इसीलिए 10 लाख नौकरियों की घोषणा की और 10 लाख नौकरियां 2 साल में दे दी जाएंगी। आप देखिए बेरोजगारी की दर जो है वो 5% से नीचे आ जाएगी। अरे प्रतीक जी, आपने अपने आंकड़े नहीं बताए। यूपीए सरकार में 8 साल में आपने 6 लाख नौकरियां दी थी, हमने 8 साल में 7.5 लाख नौकरियां दी है, जो आप खुद बोल रहे थे। अभी आपका खुद का स्टेटमेंट था नहीं था। तो हम तो बेरोजगारी दर को कम करने में लगे हुए हैं। 10 लाख नौकरियों की घोषणा हो गई है, ये बेरोजगारी दर हम 4% पे ले आएंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं विश्वास के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अनिल जी, 10 लाख नौकरियां जो है जैसी भर्तियां 2 साल में पूरी कर लेंगे। राजस्थान की तरह नहीं, चली आ रही है। प्रतीक जी, ये गंभीर इश्यू है, मौका दीजिए हमें मौका दीजिए बात रखने का। हमें मौका दीजिए बात रखने का। एक मिनट प्रतीक जी, पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर भी सोचना होगा। सियासत तो बहुत हो चुकी है, बिल्कुल सोचना होगा। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देश में जो बढ़ती बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ रही है? राज्य का एक अपना अलग स्टेक होता है, केंद्र का एक अपना अलग स्टेक होता है। केंद्र सरकार में जब 14 के अंदर हमें जनता ने हरा दिया, भाजपा को आने का मौका दिया, भाजपा ने मौका दिया तो भाजपा ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से 16 करोड़ नौकरियां अभी तक युवाओं को मिल जानी चाहिए थी। उपेंद्र जी को ये जो आंदोलन है वो करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अरे ये तो राज्य से नौकरियां मांग रहे हैं, ये तो स्टेट की नौकरियां है। ये केंद्र का सब्जेक्ट है, जो केंद्र का सब्जेक्ट अलग है, राज्य का सब्जेक्ट अलग है। प्रतीक जी, आप तैयारी करके आओ पहले। आप सोचिए, 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, सिर्फ मिली कितनी? 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। तो अगर केंद्र सरकार अपना वादा करती तो ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है पूरे देश में, राजस्थान की बात नहीं है, हरियाणा में इतनी इंडस्ट्री होते हुए भी आप देखिए बेरोजगारी अव्वल है। अभी भी कितनी इंडस्ट्री है वहां पे? राजस्थान में तो फिर भी इतनी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री होते हुए भी बेरोजगारी दर हरियाणा में लगातार बढ़ रही है। और आपको थोड़ा सा मैं अभी भी बताया था, अभी करेक्ट कर देता हूँ। पिछले अगर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की अगर आप बात करेंगे राजस्थान की, तो लगातार बेरोजगारी दर डाउन हो रही है। पहले 30 के आसपास थी, अभी 23% रह गई है। आप अगले और 2, 4, 5 महीने अगर आप देखेंगे तो ये 5% के आसपास आ जाएगी। सरकार लगातार प्रयासरत है बेरोजगारी दूर करने के लिए। चलिए उपेन, एक तो आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं तमाम ग्रेजुएट तो जरूर है, उसके बाद में रोजगार की तलाश में निकलते हैं। सबसे बड़ी इश्यू क्या रहता है, क्या दिक्कत है जहां पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता? क्योंकि अधिकतर युवा जो हैं सब पहले प्रायोरिटी में चाहते हैं कि उनको सरकारी जॉब मिले। सबसे पहले तो नेताओं की बीमारी खत्म होनी चाहिए। घोषणा जो वादे करते हैं ना, वो वादा पूरा करना चाहिए। और रही बात 2 करोड़ की बीजेपी सरकार ने की थी घोषणा, उनको भी वो घोषणा पूरी करनी चाहिए थी, 2 करोड़ प्रति वर्ष की। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने घोषणा की तो हम बीजेपी को आवाज याद नहीं दिला रहे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हमने समर्थन कांग्रेस को दिया था, इनके पहले बजट की घोषणा पूरी नहीं हो पा रही, घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। और फिर अब कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। और मैंने जो पेपर लीक वाला जो मामला है, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की थी कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी पर आरोप के मामले में जो डीपी जारोली ने मुझे कुछ कहा था कि 2 सेंटरों में गड़बड़ी में उन्होंने उनको धमकाया, वो मैंने शिकायत की थी। पेपर लीक में कांग्रेस के नेताओं के स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है,
बेटा जेल के अंदर, प्रतीक जी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई। आपको पता है कि एसओजी की पूरी इसके अंदर जांच हुई थी, एसओजी की। उपेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल, तो क्या बेरोजगार सियासत का शिकार हो रहा है? एसओजी को बोल रहे हो, बाइस डे एसओजी, एक छोटा जल्दी बोल रहे हो एसओजी 22 डे। क्या सुन तो बेरोजगार लीजिए आपने, सुनने की हिम्मत है तो बता दीजिए, करने कार्रवाई आप कांग्रेस के नेता जेल में कैसे, बता दीजिए स्कूल की मान्यता कब रद्द होगी? कहीं रीट का पेपर आपके पास तो नहीं है प्रतीक जी? आप भी तो शामिल नहीं है पेपर लेने में। रिपोर्ट में क्या है? हर कांग्रेस नेता ने एसओजी की पेपर रिपोर्ट बांटे में थे। क्या है? आपने पढ़ी है क्या वो रिपोर्ट? आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट? क्या है एसओजी की रिपोर्ट के अंदर? चलिए, मैं आपको समय बहुत कम दिखाऊं? है, समय बहुत कम है आपको दिखाऊं वो? और दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। अरे मुद्दा सामने बड़ा आने है, की बात है तो दिखाइए ना। चैलेंजिंग भी है तमाम सरकारों के सामने, भैया, और स्थितियां आप अगर बोल नहीं राजस्थान पाओगे में जब मैं देखी तथ्यात्म जाए, बोलूंगा तो माफी छोटी चाहूंगा, चीज है। अरे क्योंकि आपको कौन रोक रहा है? हम तो बोल रहे हैं, आप दिखाओ, आप दिखाई नहीं रहे हो, देखा जाए आप तो दिखाओ, हमें अपना कह दिया ना, मैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय में लिख के दे दिया। हमने यहाँ पर किया अरे है। भाई, मुझे पता है आपको प्रवक्ता का रोजगार मिल गया है, आप प्रवक्ता का रोजगार मिल गया, बेरोजगारों राजनीतिक को दलों के आप जुबान में बेरोजगार रहते हैं, लेकिन उसके बाद में एक सियासत का शिकार भी कहना कि ये बेरोजगार जो है वो होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार की पहुंच अगर देखी जाए तो शायद सरकार तक नहीं हो पाती है, सवाल खड़े नहीं हो पाते हैं, और सरकार तक संज्ञान भी शायद लाने के अंदर एक ताकत जो बेरोजगार की होती है वो शायद नहीं हो पाती है। और ये स्थितियां हैं पूरे अगर देश में देख लिया जाए, आज कोरोना के बाद की स्थिति कुछ अलग ही भयावह नजर आ रही है। राजस्थान में भी अगर बेरोजगार के आंकड़े देख लिए जाए, चैलेंजिंग है, और पूरे देश में भी बेरोजगारों की एक आवाज है कि उनके सामने जो चुनौती है, सरकार अगर उनका सहयोग करेगी तो वो मकान नहीं मांग रहे, बिल्डिंग नहीं मांग रहे, कार नहीं मांग रहे, अगर सरकार सहयोग करे तो बेरोजगारों की एक छोटी सी आवाज सुन ले, सरकारी ही नहीं तो प्राइवेट का रास्ता उन तमाम जो बेरोजगार हैं उन तक दिखा ले। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में दीजिए इजाजत, नमस्कार।